यूं तो जो हमारे देश की मीडिया है सारी घटनाओं पे एक तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमारे देश में कोई भी घटना घटे तो सारे मीडिया कर्मी वहां पे पहुंचते हैं और जितनी घटना हुई रहती है उसको बहुत डिटेल में बताते हैं, और कुछ मीडिया वाले तो बहुत बढ़ चढ़ के भी बता देते हैं। और मीडिया भी जो दो पक्षों में बटा हुआ है, एक साइड अपना पक्ष रखता है, एक साइड अपना पक्ष रखता है। और शायद ही ऐसी कोई घटना हो जिसपे मीडिया वाले अब छोड़ते हैं और उसे तवज्जो ना देते, चाहे वो छोटी सी घटना रही हो चाहे बड़ी सी घटना रही हो। लेकिन इन सब चीजों के उलट हमारे देश में और देश की राजधानी में एक घटना ऐसी हुई थी, और ये घटना इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक थी कि इसमें छह से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, और मरने वालों में कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इस घटना को आज तक किसी मीडिया कर्मी ने नहीं दिखाया, और इस घटना में मरने वाले जो लोग थे उनका आज तक किसी को पता ना चल सका। यहाँ तक कि इस घटना के ऊपर एक फिल्म बनी, लेकिन उस फिल्म में, उस मूवी में भी कोई एग्जैक्ट डाटा, कोई एग्जैक्ट नाम, कोई सही डिटेल नहीं दिखाई गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस घटना की वजह से, इस कहानी की वजह से हमारे देश के कानून, हमारे देश की मीडिया, यहाँ तक कि हमारे देश का जो कोर्ट है, इन सब पे एक तरह से आज आपको संदेह हो जाएगा। शायद आपकी जो भरोसे की दीवार है इस कहानी को सुनने के बाद थोड़ी सी डगमगा सकती है, थोड़ी सी हिल सकती है। लेकिन इस कहानी का मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का मकसद बस इतना है कि मैंने आपको कई ऐसे सीरियल किलर्स की कहानियां सुनाई, कई ऐसी घटनाएं सुनाई, कई ऐसे रेपिस्ट की कहानियां सुनाई। लेकिन इन सारी घटनाओं पे, इन सारी चीजों पे, जो उसने रेप किए थे, जो उसने मर्डर किए थे, उन सारी तथ्यों को आप मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। लेकिन इन सबसे उलट आज की जो कहानी है, इस कहानी में जो मरने वाले थे, जिनके साथ ये घटना हुई थी, या फिर कहाँ से वो लोग आए थे, कैसे थे, क्या थे, मतलब क्या एज ग्रुप थे, कौन थे, उनकी कोई तस्वीर, ये सारी चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि इस मामले को ऐसे सफाई के साथ दबाया गया है कि लगभग ये साल 1999 की घटना, या 2022 आ गया, लगभग 23 सालों में इस घटना का कुछ अता पता ना चल सका। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपनी तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छा काम करने के लिए, अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने लाने के लिए, और इस देश दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं उससे आपको जागरूक करने के लिए। तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो साल 1999 में 10 जनवरी को सुबह सुबह 5 बजे जो दिल्ली का पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पे एक फोन आता है एक लोकल स्टडी से। फोन करने वाला दिल्ली का ही होता है। और जैसे ही मतलब ठंडी का मौसम था, पुलिस वाले हल्की नींद में थे। जैसे ही वो नींद से उठते हैं, फोन को उठाते हैं, और उठाने वाले अफसर जगदीश पांडे जी जब फोन उठाते हैं और पूछते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो सामने वाला जो फोन करने वाला व्यक्ति था, वो एक नहीं लगभग 3 लोग थे। वो तीनों बेहद घबराए हुए, बेहद चौंके हुए से थे, और कहते हैं कि साहब आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। अब जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो थोड़ा सा शक पकाते हैं कि सुबह सुबह किसका एक्सीडेंट हो गया। और सबसे पहले पुलिस वाले जो जगदीश पांडे थे वो कहते हैं कि आप धीरज रखिए, थोड़ा इत्मीनान से बताइए कि कौन हुआ, कितने, मतलब कौन घायल हुआ है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद कोई छोटा सा मामला है। तो आदमी बताता है कि सर, जो दिल्ली का लोधी रोड है, वहां पे 6 से 7 लोग घायल पड़े हैं। लगभग उनमें से, जहां तक मुझे उम्मीद है, 3 से 4 लोग मर भी चुके हैं, और इनमें से कुछ पुलिस वाले भी हैं। जब ये बात जगदीश पांडे सर सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। यानी ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें पुलिस वाले और आम जनता दोनों घायल हुए, अभी तक कानो कान किसी को खबर नहीं। तो जब ये सारी चीजें जगदीश पांडे सुनते हैं तो लोकेशन नोट करते हैं। लोकेशन नोट करने के बाद भागते हुए अपनी पीसीआर वैन में बैठ के उस जगह की तरफ रवाना होते हैं, और जितना जल्दी संभव होता है उस जगह पे पहुंचते हैं, और साथ ही एम्बुलेंस वगैरह को भी फोन कर देते हैं ताकि वो लोग भी मौके पे पहुंचे, और जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए। तो जब जगदीश पांडे सर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखते हैं कि 2 लोग मरी हालत में एक जगह पे पड़े हुए हैं। उसके बाद उन दोनों लोगों से थोड़ा सा दूर 2 पुलिस वाले भी घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, और उनसे थोड़ा दूर 3 लोग और पड़े हुए हैं। यानी टोटल 7 लोग वहां पे पड़े हुए थे। अब इनमें से कौन जिंदा थे, कौन मर चुके थे, इस बात का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। अब जगदीश पांडे सर, वो अपने तरीके से सबकी नब्ज वगैरह टटोलते हैं, तो पाते हैं कि 4 लोग उसमें से मर चुके हैं, और 3 लोग अभी जिंदा हैं। अब लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
अब ऐसे किसी मामले पे रिस्क भी नहीं ले सकते थे। तो जगदीश पांडे उन सातों लोग को अपनी वैन में, अपनी पीसीआर वैन में रखते हैं, जैसे तैसे करके उनको उठाते हैं, उठा के सीधे सीधे हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाते हैं। क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आसपास कोई और था नहीं, कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, बेहद सुनसान इलाका था। तो किसी से पूछताछ का उस समय कोई मतलब नहीं था और लोगों की जान बचाना ज़्यादा जरूरी था। तो सीधा सीधा लेके अस्पताल की तरफ भागते हैं और अस्पताल जाने के बाद उनमें पता चलता है कि लगभग 4 लोग, और 4 भी कहना गलत होगा, लगभग 6 लोग मर चुके हैं और एक आदमी कोई जिंदा है। अब जब 6 लोग मर जाते हैं, एक आदमी जिंदा और 6 लोग मरने वालों में कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं, तो ये मामला, ये घटना अपने आप में बेहद बड़ी थी कि कोई आदमी या तो इन्हें कुचल के मारा है या फिर गलती से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 6 लोगों का एक्सीडेंट एक ही गाड़ी के द्वारा अगर हुआ हो तो बेहद एक खौफनाक, बेहद चौंकाने वाली बात है, अगर खासकर उसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हो। तो ये मामला किसी और दिशा में भी जा रहा था। वो पुलिस वालों को लगता है कि शायद कोई ऐसा आदमी था जो गलत काम करके भाग रहा था, तो पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, इस वजह से मारे गए, कुचल दिया गया। तो अलग अलग तरीके से कवायद चल रही थी और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जगदीश पांडे भाग के मौके पे, क्राइम सीन पे ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जब वो जांच करते हैं तो देखते हैं कि आसपास तो कोई था नहीं जिससे कुछ पूछा जाए। तो फिर उस क्राइम सीन को, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी, उस जगह को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें तफ्तीश करने लगते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं। तो जांच पड़ताल के दौरान वहाँ पे उन्हें जब वो मोबाइल, सुबह सुबह का समय था, तो जब अपनी टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च जला के जब देखने की कोशिश करते हैं तो सड़क पे उन्हें कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे टॉर्च की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों पे दोबारा पड़ रही थी। तो जब इस मामले को देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि कोई चीज़ है जो सड़क पे बेहद चमकीली है, तो उस चीज़ को करीब से जाके देखने की कोशिश करते हैं और हाथ से उठाते हैं। तो उठाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी का मोबिल ऑयल है और यही मोबिल ऑयल था जो टॉर्च की रोशनी में रिफ्लेक्ट हो रहा था, रिफ्लेक्ट होकर चमक रहा था। और जगदीश पांडे देखते हैं कि जो मोबिल है वो आसपास के इलाकों में फैला हुआ है, उस जगह पे, उस घटना स्थल पे थोड़ी थोड़ी दूर पे फैला हुआ है। और थोड़ी दूर पे जाते हैं, उस मोबिल ऑयल का पीछा करते हैं, क्योंकि जो मोबिल ऑयल था एक दिशा में, एक सड़क की 2 दिशाएं होती हैं, तो एक दिशा में ये मोबिल ऑयल जो था जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जगदीश सर पांडे जो थे वो उस मोबिल ऑयल का पीछा करते हैं और चूंकि जो मोबिल ऑयल गिरा था वो एक कुछ दूर तक, तो मतलब लंबी धार थी, उसके बाद छोटी धार, उसके बाद बूंद बूंद में मोबिल ऑयल का पीछा कर रहे थे। मोबिल ऑयल बूंद बूंद में गिरा हुआ था, लेकिन जगदीश पांडे बेहद बारीकी से, बेहद सफाई के साथ उस एक एक बूंद मोबिल ऑयल को ट्रैक करते हुए लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। अच्छा, इसी बीच उन्हें एक गाड़ी का टूटा नेम प्लेट, नंबर प्लेट भी दिखाई देता है। उसे वो बहुत बारीकी से अपने पास उठा के रख लेते हैं और उस मोबिल ऑयल का पीछा करते हुए लगभग 5 किलोमीटर तक जाते हैं। और वो मोबिल ऑयल जहाँ गिरना बंद होता है वो जगह बेहद ही मतलब बेहद वीआईपी इलाका, ऐसा इलाका था, ऐसी जगह थी जहाँ पे शहर के सबसे रईस, सबसे जो पैसे वाले थे, अरबपति खरबपति, जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, ऐसे लोगों का वो मोहल्ला था, ऐसे लोगों का वो इलाका था। अब इतना ऐसे इलाके में जाने के लिए, पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले भी थोड़ा सा सकपकाते हैं और जगदीश सर पांडे जो थे, जगदीश पांडे, वो भी थोड़ा सा घबराते हैं कि अब ऐसे इलाके में जाना, पूछताछ करना, अब थोड़ा सा कल को मेरी नौकरी पे ना बनाए। फिर भी वो हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखते हैं कि वो जो मोबिल ऑयल था एक घर के पास आके खत्म होता है, यानी जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी इसी घर में आई थी। तो आनंद फानन में जगदीश पांडे जो थे, जो गेट लगा था, लोहे का गेट आमतौर पे घरों में लगा होता है, उस लोहे के गेट के छेद से झांकने की उस घर में कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे बड़े घरों में, ऐसे अरबपतियों के घर में डायरेक्ट आप घुस के पूछताछ भी करेंगे तो कल को आपकी नौकरी पे बन जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए वो धीरे से झांक के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या गाड़ी इस घर में है कि नहीं। अगर गाड़ी मिल जाती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो नहीं। तो जब अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि एक गाड़ी, बीएमडब्ल्यू कार, टूटी फूटी हालत में थी और उस गाड़ी को एक नौकर सुबह सुबह धो रहा था 5 बजे। तो पुलिस वाले जो जगदीश पांडे थे, उन्हें लगता है कि एक आदमी सुबह सुबह 5 बजे, जनवरी का महीना, बेहद ठंड का माहौल, 5 बजे इस कार को क्यों धुल रहा है, और कार पूरी तरह से टूट चुकी है। तो अब जगदीश पांडे पूरी पूरी बात समझ चुके थे कि जो एक्सीडेंट था, जो 6 से 7 लोग मरे हैं, इस एक्सीडेंट का जो, इसमें जो इस्तेमाल कार है वो यही कार है।
तो जगदीश पांडे कुछ कहते नहीं, उस नौकर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये कार क्यों धो रहे हो। अब उस नौकर को चूंकि कुछ पता नहीं था कि इस कार से क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और फिर पूछते हैं कि घर किसका है। तो नौकर बताता है कि इस कार को इसलिए धुला जा रहा है क्योंकि मेरे मालिक ने, मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि कार को धुल लो, क्योंकि विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट जाना है, 7 बजे का फ्लाइट है। तो फिर जगदीश पांडे पूछते हैं कि अच्छा बताओ ये घर किसका है। तो पता चलता है, जब पूछताछ की जाती है उस नौकर से, तो पता चलता है कि ये घर यसम नंदा, और यसम नंदा कोई मामूली इंसान नहीं थे। यसम नंदा नौसेना के चीफ थे, एक बहुत हाईली रिपोर्टेड, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे नौसेना में। और उनके लड़के सुरेश नंदा, जो कि एक उद्योगपति थे, वेपन्स का उनका बिजनेस था, हथियारों का। तो ये घर एक अरबपति का था, और BMW कार थी, तो जाहिर सी बात है घर किसी अरबपति का ही होगा, क्योंकि हमारे आपके बस की बात नहीं है कि BMW से चलें और ऐसी घटनाएं अंजाम दें। तो जब जगदीश पांडे सारी चीज देखते हैं, और मामला इतना हाईली प्रोफाइल था कि एक अरबपति के घर की कार से या फिर एक अरबपति के द्वारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, तो जगदीश पांडे अपने जो इनके ऊपर के अफसर थे उनको फोन करते हैं और बाकी पुलिस फोर्स भी बुला लेते हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं आके अटक जाता है कि अब इस आदमी को पकड़े कौन, हाथ कौन डाले। हो सकता है सबसे बड़ी बात यही थी कि आज हाथ डालें, कल को जो है नौकरी पे बन जाए और हम सस्पेंड हो जाए तो कोई मतलब नहीं। फिर भी जगदीश पांडे पूरी हिम्मत करते, हिम्मत दिखाते हुए जब घर में घुसते हैं और पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि इस कार को कल रात में 3 लोग, मणिक कपूर, सिद्धार्थ गुप्ता और संजीव नंदा जो था सुरेश नंदा का बेटा और यसम नंदा का पोता था, ये तीनों लेके गए थे। और तीनों जब लेके गए थे तो जाहिर सी बात है, कार जब संजीव नंदा की थी तो एक्सीडेंट का जो मामला था वो संजीव नंदा पे ही आने वाला था। अब संजीव नंदा को उठाया जाता है, उठाने के बाद इससे पूछताछ की जाती है, और इन बाकी दोनों लोग को भी उठाया जाता है, इन दोनों से भी पूछताछ की जाती है। तो जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी ये थी कि ये तीनों उस रात 10 फरवरी की रात को, माफी 10 जनवरी की रात को पार्टी करके कहीं से लौट रहे थे, और लौटने के बाद ये तीनों लोग काफी ड्रिंक किए हुए थे, और सबसे ज्यादा संजीव नंदा ड्रिंक किया हुआ था। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा आज तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हो, तो आज तुम गाड़ी मत चलाना, और शायद तुम चाहो तो मणिक को गाड़ी दे दो या फिर सिद्धार्थ को गाड़ी दे दो, तुम गाड़ी मत चला, चूंकि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हो, तुम गाड़ी वैसे ही बहुत तेज चलाते हो। लेकिन संजीव जो था वो ये बात मानता नहीं, और खुद BMW के स्टीयरिंग पे बैठ जाता है। और इसी बीच जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि अच्छा भाई तुम कितनी तेज गाड़ी चला सकते हो। तो फिर संजीव कहता है कि मैं इस गाड़ी को टॉप गियर में, इस गियर का जो टॉप गियर होगा उसको लगा के मैं फुल एक्सीलेटर पे जितनी ये गाड़ी भाग सकती है उतनी स्पीड में मैं इस गाड़ी को भगा सकता हूँ। अब ये बात जो सिद्धार्थ था उसे थोड़ा सा हजम नहीं हो, कहती क्या झूठ बोल रहे हो भाई, फेंकने की हद होती है। तो फिर ऐसी ताव ताव वाली बात आती है और ये दोनों शर्त लगा लेते हैं, और शर्त लगाने के बाद जो संजीव नंदा था वो गाड़ी को टॉप गियर में डालता है, और टॉप गियर में डालने के बाद जितनी स्पीड उस गाड़ी की हो सकती थी उस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड को अचीव करता है, और लगभग 140-150 की स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है उस सड़क पे। तो जब इतनी स्पीड से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो पास में लोथी रोड पे एक पुलिस चौकी थी, तो एक सिपाही इस गाड़ी को हाथ देता है, बैरिकेटिंग लगाता है और हाथ देता है और कहता है कि रुको। अब चूंकि गाड़ी इतनी स्पीड में थी, इतनी ज्यादा इस गाड़ी की रफ्तार थी कि जब पुलिस वाले रोकते हैं तो इसे लगता है कि कहीं मेरा चालान ना हो जाए, फिर मैं फंस ना जाऊं। और ये ड्रिंक भी किया हुआ था, तो इसके हाथ, इसका दिमाग इसके काबू में नहीं था। तो इस वजह से जब पुलिस वाले से हाथ देते हैं तो घबराते हुए उस बैरिकेटिंग को उड़ाता है, और उड़ाने के बाद यहीं से इसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, इसके काबू से बाहर हो जाती है। और थोड़ी दूर आने के बाद वो जो 5 से 6 लोग वहां पे खड़े थे और जो फुटपाथ पे लेटे हुए थे, क्योंकि कोई बचा ही नहीं, और जो एक आदमी बचा भी उसे गायब कर दिया गया। इस वजह से कैसे मरे, क्या मरे, इस चीज की खबर आज तक कहीं बाहर नहीं आ पाई। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि वैसे तो हमारी जो भारत की मीडिया है, जो भारत की ऐसे लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो सारी खबर को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में कौन मरे, कैसे मरे, इस बात की जानकारी आज तक किसी के सामने नहीं आ पाई। फिलहाल जब ये सारी कहानी पता चलती है, मामला स्टेब्लिश किया जाता है कि हाँ इस कार का एक्सीडेंट, मतलब इन लोगों का एक्सीडेंट, 7 लोगों का एक्सीडेंट इसी कार से हुआ, संजीव नंदा गाड़ी चला रहा था। तो मामला जो है कोर्ट में भेज दिया जाता है। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। यहां तक तो पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन जब वो मामला कोर्ट में जाता है, साल 1999 में ही कोर्ट में जाता है,
तो सोचिए इस घटना के एकदम क्लियर कट केस था, मामला बेहद क्लियर था। अब मारने वाले ने मतलब कुचलने वाले ने खुद कहा कि उसकी गलती से हुआ था, उसने ड्रिंक किया हुआ था, गाड़ी ओवर स्पीड थी, सारी चीजें क्लियर थी। लेकिन 9 सालों तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग रहता है और इधर संजीव नंदा जमानत पे बाहर रहता है। और 9 साल इतना सब कुछ करने के बाद जब मामला एकदम तूल पकड़ता है, मीडिया में ये सारी कुछ हाइलाइट्स होता है कि सजा दी जाए, सजा दी जाए, सजा दी जाए, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो 9 साल बाद यानी कि 2008 में सोचिए 1999 की घटना एकदम क्लियर मामला होने के बावजूद भी 2008 में संजीव नंदा को 5 साल की जेल भेजी जाती है। अब इस फैसले को जब मतलब 6 लोग मरे हैं, 1 लोग लापता हो गए, ये सारी घटना होने के बावजूद मतलब 6 को मारने का मामला था, इसमें जब 5 साल की सजा दी जाती है तो थोड़ा सा लोगों का जो भरोसा है वो दिल्ली लोअर कोर्ट से डगमगाता है और सीधा हाई कोर्ट का रुख करते हैं लोग। जो ह्यूमन राइट्स के लोग थे, ऐसे लोग हाई कोर्ट का रुख करते हैं और इस फैसले को चैलेंज करते हैं। अब यहां से भी लोगों को उम्मीद थी कि शायद हाई कोर्ट इस फैसले को बढ़ाएगी और कम से कम एक ठीक ठाक सजा देगी, क्योंकि 6 लोग का मरना अगर ऐसे हो रहा है, अगर ठीक ठाक सजा नहीं मिलती है तो लोगों का जो हौसला है वो डे बाई डे बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से लोग कम से कम 10 साल की सजा की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है, उस लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाता है, तो यहाँ भी एक बड़ी अजीब बात होती है। हाई कोर्ट 5 साल के फैसले को बढ़ाने के बजाय उस फैसले को घटा के 2 साल कर देता है। अभी इतना सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए कि ये क्या हो गया, 5 साल ही सही थे, 2 साल हो गया। और 2 साल जब इसे जेल में भेजा जाता है, मान के चलिए साल 2009 में 2 साल के लिए जब संजीव नंदा को भेजा जाता है, तो ये लगभग 24 महीने, 2 साल यानी कि 24 महीने भी जेल में नहीं रहता। 19 महीने होते होते जेलर ने इसके अच्छे बर्ताव की वजह से इसे बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद लोग भाग के सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और वहां इस फैसले को चैलेंज करते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को, इस सजा को थोड़ा सा बढ़ा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चूंकि ये पहले ही सजा पा चुका है तो अब हम कोई सजा बढ़ा ही नहीं सकते। हाँ, रोहित नंदा के माफ कीजिएगा, संजीव नंदा के परिवार वालों से 50 लाख रुपए की रकम ली जाए और मरने वालों में बांट दी जाए। अब एक अरबपति, उसके लिए 50 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। आनंद फान में 50 लाख रुपए जो संजीव नंदा के परिवार वाले थे मुहैया कराते हैं और इसे बाइज्जत बरी करा लेते हैं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हिदायत दी थी कि तुम 2.5 साल तक समाज सेवा करोगे, जिसका प्रूफ तुम हमें दोगे। तो अब सोचिए कि एक आदमी एक ओवर स्पीड करता है, ड्रिंक करता है और कार तेजी से चलाते हुए 6 लोगों को चल के मार देता है। सातवें की हालत गंभीर थी, उसे लापता कर दिया जाता है। 6 लोग कौन थे, कहाँ से थे, मरने वाले कौन थे, गायब हुए कौन थे, पुलिस रिकॉर्ड में जो पुलिसकर्मी था उसका कहीं नाम नहीं। ये सारी चीजें पैसे के दम पे, पावर के दम पे दबा दी जाती हैं। कोई भी बात, कोई भी तथ्य आज तक मीडिया में, गूगल पे मुझे आज तक कहीं भी एग्जैक्ट कोई सही नाम नहीं मिला। नाम जो भी मिले वो गलत नाम मिले। एग्जैक्ट कहाँ की थी ये चीजें आज तक नहीं मिल पाई। तो सोचिए पैसे में कितनी पावर होती है। 6 लोगों को मारने वाले को मात्र 19 महीने की सजा, वो भी जेल में कैसे रहे होंगे, कितनी अय्यासी पूर्वक रहे होंगे, वो आप खुद जान सकते हैं, इतना सब होने के बावजूद। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी दिल्ली के फेमस हिट एंड रन केस की, जिसके ऊपर मूवी भी बनी जॉली एलएलबी, जिसमें अरशद वारसी ने बहुत अच्छा रोल निभाया। लेकिन इस मूवी में भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज सही नहीं दिखाई गई। मतलब मरने वालों के नाम या फिर कहाँ के थे, ये सारी चीजें कभी सही नहीं दिखाई गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और कहानी को खत्म करूँ उससे पहले जो कल का मेरा सवाल था उसके विजेता रहे हैं वासु जी। और आज का जो आपसे सवाल है, उस सवाल ये है कि नोकिया कंपनी आपने सुनी होगी, नोकिया मोबाइल। उस नोकिया मोबाइल जो कंपनी है, नोकिया कंपनी है, वो मोबाइल के लिए बेहद जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया मोबाइल बनाने से पहले क्या बनाती थी? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं पता हो तो आप कल का वेट कीजिएगा, इसका जवाब आपको मेरे वीडियो में, या फिर अगर आपको पता हो तो आप दे दीजिएगा, नहीं पता हो तो कल आपको इसका जवाब मेरे वीडियो में मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको ये कहानी जो मैंने सुनाई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।